जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह शुंग वंश है। शुंग वंश को आज हम शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है मौर्योत्तर कालीन जो भारतीय समाज था उसे देखा और इस प्रकार से जाना कि किस प्रकार जो है मौर्य वंश का अंत हुआ और किस प्रकार से जो है नए वंश का शासन शुरू हुआ। तो मौर्योत्तर भारत में कई सारे वंश के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, वाकाटक, सातवाहन, चेदी, आमीर, इक्ष्वाकु आदि, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक एक करके हम देखेंगे सबको। और फिलहाल जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा शुंग वंश का है। शुंग वंश के संस्थापक, जैसा कि हमने आपको बताया था, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य के अंतिम जो शासक थे बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद वहाँ के जो मंत्री थे, ब्राह्मण थे, खुद वहाँ के जो है राजा बन बैठे मगध साम्राज्य के। तो आज हम उसी शुंग वंश के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद आगे की चर्चाएं करेंगे। तो उम्मीद है आप पिछली वीडियो को देख चुके होंगे और अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना आगे की वीडियो को समझ में आने में आपको जरूर दिक्कत हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक शुंग वंश है, इसके बारे में अब हम शुरू करते हैं। शुंग वंश के इतिहास की अगर हम बात करें साथियों, तो 184 ईसा पूर्व से 75 बीसी यानी 75 ईसा पूर्व तक का इतिहास शुंग वंश का माना जाता है। शुंग वंश बहुत लंबा शासनकाल चलाया इसका साथियों, यानी कि लगभग 110 वर्षों तक का इतिहास है इसका शुंग वंश का। शुंग वंश के पहले शासक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि इसके वास्तविक संस्थापक भी थे। मौर्य वंश के को खत्म करने में भी इनका योगदान रहा। पुष्यमित्र शुंग ही शुंग वंश के वास्तविक संस्थापक माने गए और प्रथम शासक थे। दूसरे जो शासक रहे इस वंश में अग्निमित्र, तीसरे जो शासक रहे वसुमित्र, चौथे शासक के रूप में व्रजमित्र थे और पांचवें शासक के रूप में जो है भागभद्र जो है देखने को इतिहास में मिलते हैं। और छठवें और अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो देवभूमि जो है अंतिम शासक इसके रहे। अर्थात इन छह शासकों ने लगभग 110 वर्षों तक इतिहास शुंग वंश का बनाया है। 184 बीसी से 75 बीसी तक का इतिहास शुंग वंश के रूप में इन्होंने वर्णित करवा दिया। साथियों, पुष्यमित्र शुंग इसके प्रथम शासक रहे और इसके बाद अन्य 5 शासक और हुए, जिसमें देवभूमित अंतिम शासक थे। इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में, जो कि शुंग वंश के प्रथम शासक रहे और संस्थापक थे इस वंश के। इनका शासनकाल इतिहास में हमें 184 बीसी से 149 बीसी तक का देखने को मिलता है, यानी कि लगभग इनका इतिहास जो है 35 वर्षों का था। पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य के गद्दी पर 35 वर्ष तक शासन किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। इतने बड़े शासन को इतने लंबे समय तक अपने हाथ में बनाए रखना बहुत अच्छी नेतृत्व क्षमता का उदाहरण है। 184 बीसी से 149 बीसी तक पुष्यमित्र शुंग के हाथ में मगध की सत्ता रही। इसके बारे में हमें जानकारी अयोध्याभिलेख, वेशनगर अभिलेख, मत्स्य पुराण, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, गार्गी संहिता से मिलती है। यानी कि उपरोक्त जितने भी वर्णित जितने भी पुराण आदि पुस्तकें रही हैं, इनसे हमें जो है पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह शुंग वंश का संस्थापक था। इसकी उपाधि सेनानी या सेनापति की थी, क्योंकि यह मौर्य वंश में जो है एक मंत्री या सेनापति के पद पर भी था, इसलिए। और यह मुख्य सेनापति का किरदार बहुत बखूबी निभाता था। जिस युद्ध में खुद सेनापति का भार लेता था, बहुत बखूबी सेनापति का किरदार निभा पाता था, इसलिए इसे सेनानी या सेनापति की भी उपाधि प्रदान की गई थी। यह अंतिम मौर्य वंशी शासक बृहद्रथ का सेनापति था। यह बृहद्रथ का सेनापति था जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक रहे और इन्हीं की हत्या करके खुद जो है मगध का साम्राज्य का शासक बन बैठा था। और इन्हीं की हत्या करके शुंग वंश नामक ब्राह्मण वंश की स्थापना इसने की थी। चूंकि यह एक ब्राह्मण था, इसलिए इसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की।
बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। अर्थात बाणभट्ट जो लेखक रहे जिन्होंने हर्षचरित हर्षवर्धन के नाम पर जो 7वें से 8वीं शताब्दी के मध्य में देखने को मिलते हैं, बाणभट्ट ने हर्षचरित जो लिखा उनके ऊपर, उसमें पुष्यमित्र शुंग की भी वर्णन किया है और पुष्यमित्र शुंग को इसने अनार्य बताया है। अर्थात इसे आर्य नहीं अनार्य शब्द कहा है कि ये बाहरी नहीं देश के ही थे, ऐसा इनके कहने का अर्थ था। अब हम देखते हैं अयोध्या अभिलेख को। अयोध्या अभिलेख में हमें क्या इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। यह पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का अभिलेख है। यानी अयोध्या में जो पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल रहा धनदेव, इसी ने अयोध्या अभिलेख को स्थापित करवाया। अयोध्या अभिलेख से तात्पर्य एक ऐसे पत्थर पर लिखे अभिलेख से है जिसको धनदेव ने बनवाया था। इसमें उल्लिखित है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ कराए थे। इस अभिलेख में उनके राज्यपाल धनदेव ने यह दर्शाया है कि पुष्यमित्र शुंग जो मगध के शासक रहे, इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। और 2 अश्वमेघ यज्ञ कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़े शक्ति का एक उदाहरण है। भारत में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़े सत्ता का यह परिचय है कि 2 अश्वमेघ कराए गए और 35 वर्ष तक का शासनकाल कोई छोटी बात नहीं थी। बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा जो है इनका शासन क्षमता था। इस अश्वमेघ यज्ञ को पतंजलि ने करवाया था। ऋषि पतंजलि जिसने जो है महाभाष्य लिखा, भाष्य इन्होंने ही जो है अश्वमेघ यज्ञ को करवाया था। इस अभिलेख में यवन आक्रमण का उल्लेख देखने को मिलता है। यह अभिलेख बताता है कि जो यवन थे, यवन ने ही यानी कि जो बाहरी पश्चिम एशिया से आए हुए थे, इस आक्रमण का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ऐसा उल्लेख इसमें बताया गया है। पतंजलि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। जो पतंजलि थे जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, वे व्याकरणाचार्य जो पाणिनि थे, यानी संस्कृत व्याकरण के जो महान ज्ञाता पाणिनि थे, उन्हीं के शिष्य थे पतंजलि। एक गोनर्द यानी गोंडा उत्तर प्रदेश निवासी थे। यानी कि जो पाणिनि थे वह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के निवासी थे, ऐसा इसमें बताया जाता है, इस अयोध्या अभिलेख में देखने को मिलता है। आगे अब हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क माना गया है। बौद्ध ग्रंथ जो हैं वे बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग चूंकि एक ब्राह्मण था, इसलिए यह बौद्धों का शत्रु था। इसने बौद्धों के प्रति अपनी क्रूरता की राजनीति को जो है स्थापित किया था। चूंकि पुष्यमित्र शुंग इसीलिए शासक बना था क्योंकि मौर्यवंशी बौद्ध और जैन धर्म के जो जितने भी आचार्य आदि थे उनको ये लोग शरण देते, इनके प्रचार प्रसार की व्यवस्था करते, उसको पूरा प्रोत्साहन दिया करते थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। यह बात जो है पुष्यमित्र शुंग को हजम नहीं होती थी क्योंकि यह कट्टर सेनापति और बहुत ही क्रूर शासक था। तो इस सेनापति ने जब इसके मन में यह खला कि बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार इस भांति हो रहा है कि हमारा सनातन धर्म बहुत पीछे दब रहा है, तो इसने जो है मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ की ही हत्या कर दी और खुद राजगद्दी पर बैठ गया ताकि बौद्ध और जैनों को रोका जा सके, उनके प्रचार प्रसार को बंद किया जा सके और हमारे सनातन धर्म का ही प्रसार हो। तो इसी उद्देश्य से इसने जो है मौर्य वंश के शासक की हत्या करके खुद शासक बना था। मात्र इसका उद्देश्य केवल इतना ही था, यह शासक का अभिलाषी नहीं था। इसने जो हत्या की और जो शासक बना, इसका उद्देश्य मात्र इतना था कि बौद्ध और जैन को रोका जा सके और सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार हो सके। तो इसी उद्देश्य के साथ इसने बौद्ध जब शासक बन गया तो बौद्धों का उत्पीड़क बन गया। बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी या लोग मिलते उनकी हत्या करवाना, उन्हें मारना, उन्हें कैद करना, उनके धर्म परिवर्तन आदि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत किया है। दिव्यावदान में वर्णित है कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करेगा। देखिए, यह उसके क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि दिव्यावदान जो पुस्तक है इसमें लिखा गया है कि उसने प्रतिज्ञा ले ली थी
कि अशोक ने जो 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए हैं, बौद्धों के स्तूप जो तैयार करवाए हैं, उन सब को वह नष्ट कर देगा। उसने घोषणा की थी कि जो उसे एक बौद्ध भिक्षु का सर देगा वह उसे 100 दिनारे देगा। अर्थात कट्टरता इस भांति थी कि उसने घोषणा कर रखा था राज्य में कि आप एक बौद्ध भिक्षु का सर काट कर मेरे पास ले आइए, उसके बदले में मैं आपको 100 दिनार, उस वक्त का रुपया को दिनार कहा जाता था, मैं आपको 100 दिनार एक कटे हुए सर पर बौद्ध भिक्षु के देने को तैयार हूँ। इस भांति से वह कट्टर सनातनी था। किंतु गहराई से अध्ययन पर पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति सहिष्णुता की थी। यह बौद्ध धर्म में हमें देखने को उपरोक्त बातें देखने को मिलती हैं कि वह बौद्धों के प्रति कट्टर था, बौद्ध भिक्षुओं के सर काटने पर 100 दिनारे देता था, 84,000 स्तूपों को नष्ट करने की कसम खा रखी थी। यह सब जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से देखने को मिलती है। किंतु यदि हम अन्य ग्रंथों, अन्य पुस्तकों की बात करें तो उनके अनुसार यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति जो थी वह सहिष्णुता की थी, अर्थात सर्वधर्म समभाव की थी। सभी धर्मों का सम्मान, प्रचार प्रसार और इज्जत करना था, न कि केवल सनातन धर्म को बढ़ावा देना और बौद्ध और जैन धर्म का दुश्मन बनना। ऐसा किसी अन्य पुस्तक में देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो पुष्यमित्र ने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया था। यह उपरोक्त बात तुम्हें हमें देखने को मिला कि उसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करने का प्रण ले लिया था। किंतु यह गलत साबित इसलिए होता है क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि इसने खुद सांची में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध स्तूपों का निर्माण इसने खुद करवाया था और अशोक कालीन सांची के स्तूप पर काष्ठ वेदिका की जगह पर पाषाण वेदिका लगवाई थी, यानी लकड़े की जो वेदिका थी उसके स्थान पर पत्थर की वेदिका इसने लगवाई थी। तो इस चीज़ से हमें यह आभास होता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वह सर्वधर्म संभावी था, हर धर्म का सम्मान करता था, ना कि बौद्धों का जो है दुश्मन था। मालविकाग्निमित्रम में वर्णन है कि पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र शासक बना। कालिदास ने जो मालविकाग्निमित्रम लिखा था इसी में वो बताया गया है कि पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र जो है उस शासक अगला बनाया गया था। पुष्यमित्र के बाद का शुंग वंश की बात करें तो कोई बहुत खास शासक उसके बाद हुए नहीं हैं। पुष्यमित्र के पश्चात शासन जो है व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि मगध साम्राज्य जैसे इतने बड़े शासन को संभालने के लिए कोई छोटा नहीं, पुष्यमित्र अथवा अशोक या चंद्रगुप्त जैसा कोई महान शासक ही चाहिए होगा। अग्निमित्र के समय में भी यवनों का आक्रमण हुआ था और यवनों को सिंधु नदी के किनारे वसुमित्र ने पराजित किया था। यह देखने को मालविकाग्निमित्रम में हमें मिलता है। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र शासक बना और उसके बाद व्रजमित्र और भागभद्र का शासन आया। भागभद्र के समय में ही यवन शासक एंटियाल किट्स ने हेलियोडोरस नामक अपना राजदूत भेजा था। इस चीज़ को याद रखिएगा, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि भागभद्र के समय में ही यवन शासक एंटियाल किट्स ने हेलियोडोरस नामक अपना राजदूत भेजा था। राजदूत का नाम और भेजने वाले शासक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो अंतिम शासक था देवभूति, यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। जो इसके मंत्री थे वसुदेव, इसी ने इसकी देवभूति की हत्या कर दी और नए कण्व वंश की स्थापना कर दी और इसी के साथ शुंग वंश की समाप्ति भी हो गई। शुंग वंश के इतिहास में एकमात्र जो रहे पुष्यमित्र शुंग, इन्हीं का इतिहास बहुत ही श्रेष्ठ देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं कण्व वंश की। तो कण्व वंश का शासनकाल 45 वर्ष का रहा, जो कि 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चला। इसमें जो शासक थे वे थे सर्वप्रथम वासुदेव जो कि इसके संस्थापक भी थे कण्व वंश के, और अंतिम शासक जो था देवभूति जो कि शुंग वंश का शासक था, उसकी हत्या करके इन्होंने कण्व वंश की स्थापना की थी। दूसरे इसके शासक थे भूमिमित्र, तीसरे शासक नारायण थे और चौथे शासक की बात करें तो सुशर्मन या सूरसमा इन्हें कहा जाता है।
इसकी हत्या सिमुक ने करके नए वंश की स्थापना की थी। वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके 75 BC में कण्व वंश की स्थापना किया था और 30 BC में सातवाहन ने इन्हें उखाड़ फेंका। यानी सातवाहन वंश के संस्थापक जो सिमुक रहे, सिमुक ने ही सुशर्मन या सुरसमा की हत्या की, जो कि कण्व वंश के अंतिम शासक और चौथे शासक रहे, और इनकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया इन्होंने। और इसी के साथ आज की कक्षा को भी हम खत्म करते हैं साथियों। मिलते हैं कल नए वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश जो कि भारतीय इतिहास का बहुत ही प्रमुख वंश रहा है। जिस प्रकार से मौर्य वंश का नाम सर्वप्रथम हमारे दिमाग में इतिहास का नाम लेते ही गूंजता है, उसी प्रकार से सातवाहन वंश भी बहुत ही बेहतरीन शासनकाल रहा है इनका, और बहुत ही श्रेष्ठ शासनकाल रहा है, जिसके बारे में हम कल से शुरुआत करेंगे। तो साथियों, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपने साथियों के साथ बांटते रहिए। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन आयाम देने के लिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने हाथों से अपने नोट्स तैयार करिए, लिखते चलिए, समझते चलिए, दोहराते चलिए। आप थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत का वादा करिए। मैं आपको वादा करता हूं एक एक करके एक एक सब्जेक्ट्स को कवर करने का। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए आपको लगभग 80 से 90% पूरी तरह से आपको तैयार कर देने का। तो आप बस थोड़े से मेहनत का मन बनाए रखिए। मैं पूरा आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर। इसी के साथ चलते हैं साथियों, मिलते हैं कल नए वीडियो में। बने रहिए कुंवर स्टडी के साथ, लगे रहिए देश सेवा में। जय हिंद साथियों, जय भारत।